Okay, let's get started. Good afternoon, everyone. Let's continue our discussion. There are two important essays, SA 260 enough, SA 260 and 265. They have been included in the intermediate syllabus for the first time. Old syllabus में उनके बारे में बिल्कुल भी जिक्र नहीं था. Rather, उसके पहले वाला जो सिलेबस था वहां जरूर उन्होंने एटलीस्ट एक इंट्रोडक्शन लिख के रखा था 260 एंड 265 का. बट इन द ओल्ड सिलेबस दे हैड रिमूव्ड इट कंप्लीटली. इन दिस न्यू सिलेबस फॉर विच एग्जाम्स आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम May 24 ऑनवर्ड्स, ये दोनों एसेस को पहली बार डिटेल में इंटरमीडिएट के सिलेबस में इंक्लूड किया है. आज तक इन पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो स्ट्रिक्टली सीए फाइनल में आए हैं एंड ये एसेस सबसे कॉमनली पूछे गया करते थे in your CA final exams. Now, since they are included in intermediate for the first time, there is a very high probability similar questions शायद वो intermediate में repeat करेंगे. दो essays हैं, दोनों एक दूसरे से connected हैं, similar nature के हैं, but although they have different directions. One is essay 260, the second one is essay 265. पहले आपको दोनों ऐसे का नाम एंड एक बेसिक ओवरव्यू देते हैं, फिर इंडिविजुअली एक एक ऐसे को डिस्कस करके क्लोज करेंगे. लुक एट द नेम ऑफ essay 265. आई वांट प्रिंट ऑफ साइलेंस नाउ इन द क्लास. essay 260, लुक एट द नेम, कम्युनिकेशन विथ TCWG and management. It's a general communication essay जो बोलता है आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स टू TCWG एंड मैनेजमेंट. यहां पर उन्होंने थोड़ा TCWG वर्ड डिफाइन करने का भी ट्राई किया है. आई विल गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ दैट एज वेल, डोंट वरी. बट जब आप 265 का नाम देखेंगे दे विल साउंड वेरी सिमिलर टू लाइक essay 260, बट एक छोटा सा डिफरेंस है. 260 इज जनरल communication with TCWG and management, and look at the name of essay 265. It is communicating to TCWG and management only, but this time specifically they're telling you what you need to communicate: deficiencies in internal controls. मतलब for all general communication there is a essay called as essay 260. For a specific communication, if you come across deficiency in internal controls, then that essay is called as essay 265. ऐसे दो स्टैंडर्ड्स हैं, दोनों पहली बार आपके सिलेबस में आए हैं. थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. What can they potentially ask you from these essays? According to me, they may ask you one 4-mark question on any one of them, और शायद दोनों में से एक एक क्वेश्चन आ जाए. प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, बट मेरे को डेफिनेटली लगता है वन क्वेश्चन फ्रॉम बोथ ऑफ देम में से कोई ना कोई एक टॉपिक होना ही चाहिए फॉर अ 4 मार्क. ऑब्वियसली वी नीड टू डिवोट सफिशिएंट टाइम टू बोथ द एसेज. दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. शुरुआत करेंगे essay 260 के साथ में, फिर हम जाएंगे 265 के ऊपर. लेट्स गो टू essay 260 फर्स्ट. नोटबुक में जाइए. गिव अ नेक्स्ट हेडिंग essay 260. द नेम इज communication with TCWG and management. Communication with TCWG and management. Communication with TCWG and management. Now, सबसे पहले, what is TCWG? Look at the full form. Those charged with governance. इन्होंने इस वर्ड को थोड़ा डिफाइन करने का ट्राई किया. आपको पहले उसका ओवरव्यू देता हूं. बट जनरली इन आवर कंपनीज वी यूज ऑडिट कमिटी एज अ यू कैन से सिनोनिम फॉर TCWG की जनरली TCWG हमारे कंपनीज में ऑडिट कमिटी वाले लोग होते हैं, हम उन्हें कम्युनिकेट करते हैं ये मैटर्स को. बट सर TCWG एक्चुअली अगर थियोरेटिकली डिफाइन करें उसका मतलब क्या होना चाहिए? लुक एट द वर्ड दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस. इसका मतलब है आप जिस भी एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो उस एंटिटी में गवर्नेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया है, उस एंटिटी में गवर्नेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया है. अब ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आपको अपॉइंट किया जा रहा है तब आपने उनसे पूछना चाहिए ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट प्रोसेस कि भाई आपके बिजनेस में डे टू डे बिजनेस को रन करने वाला मैनेजमेंट कौन है. फिर सर उसके अलावा इज देयर अ सेपरेट सुपरवाइजरी बोर्ड, इज देयर अ सेपरेट ऑडिट कमिटी,
कमिटी, इज देयर अ सेपरेट यू कैन से एग्जीक्यूटिव कमिटी, कोई गवर्नेंस अथॉरिटी एग्जिस्ट करता है क्या? ये आपने कंपनी के अपॉइंटिंग अथॉरिटी से पूछना चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई सेपरेट अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है, कमिटी एग्जिस्ट करती है, जिन्हें शायद हमें ये चीजें कम्युनिकेट करनी होगी। ये हम जनरली समझने का ट्राई करते हैं जब हमें अपॉइंट किया जाता है। अब ये बता रहा है, ये बहुत मुश्किल है कि बोलना हमेशा कंपनी का डायरेक्टर ही टीसीडब्ल्यूजी होगा। समटाइम्स इट कैन बी डायरेक्टर्स, समटाइम्स इट कैन बी ट्रस्टीज, समटाइम्स इट कैन बी फैमिली ओन्ड बिजनेस। तो आपके जो फैमिली के ओनर्स हो सकते हैं वो प्लस अदर थर्ड पार्टीज मिलके कमिटी फॉर्म कर दे जो शायद इस कंपनी के गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब सर एक टीसीडब्ल्यूजी में कौन इन्वॉल्व होगा, ये हर बिजनेस टू बिजनेस क्या होगा, वेरी होगा। आपको कंपनी के बिजनेस को रन करने वाले लोगों से ही पूछना पड़ेगा, आप लोगों के इधर अलग अलग स्ट्रक्चर्स क्या है। इज देयर अ सिंपल कॉल्ड एज मैनेजमेंट एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ओवरऑल बीओडी। तो ओवरऑल बीओडी में से ही कुछ लोग मैनेजमेंट के पार्ट होंगे एंड कुछ लोग कोई कमिटी के पार्ट होंगे, जिस कमिटी का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। हम लोग कंपनीज एक्ट में उस कमिटी को बोलते हैं ऑडिट कमिटी। क्या बोलते हैं? ऑडिट कमिटी। मतलब हर बार ऑडिट कमिटी ही टीसीडब्ल्यूजी होगा जरूरी नहीं है, ये सामने वाले के बिजनेस के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। सर अभी अज्यूम कीजिए मैं टीसीडब्ल्यूजी कौन है वो तो समझ गया, आई विल गिव यू द नोट ऑल्सो, आप पढ़ा देंगे आपको, डोंट वरी। अभी के लिए अज्यूम करो सर कंपनी में टीसीडब्ल्यूजी कौन है वो तो मेरे को समझ गया। इन केस ऑफ नॉर्मल कंपनीज इट्स गोइंग टू बी ऑडिट कमिटी अंडर सेक्शन 177। मैं कम्युनिकेट क्या करूंगा सर, एंड व्हाई कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड? 260 का ओवरव्यू देता हूं, सुनिए। जनरली अगर एक कंपनी में ऑडिट कमिटी है, हम एग्जांपल लेते हैं लिस्टेड कंपनी का। किसका एग्जांपल लेते हैं? लिस्टेड कंपनी का। लिस्टेड कंपनीज के लिए ऑडिट कमिटी होना कंपलसरी होता है। दे हैव टू कंस्टिट्यूट अ ऑडिट कमिटी विच शुड हैव मिनिमम 3 डायरेक्टर्स एंड मेजॉरिटी ऑफ देम शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ये कंपनीज एक्ट का रिक्वायरमेंट है एंड सेबी के एलओडीआर का भी रिक्वायरमेंट है। तो लिस्टेड कंपनी को तो कमिटी बनाना पड़ेगा, कमिटी में मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को रखना पड़ेगा। तो सर कंपनी में जैसे बीओडी का हर क्वार्टर में एक मीटिंग होता है, वैसे ऑडिट कमेटी का भी क्वार्टरली बेसिस पे एक एक मीटिंग होता है। मतलब जनरली आपको साल में उनके भी 4 मीटिंग्स देखने को मिलेंगे। तो जो ऑडिट कमेटी के मीटिंग्स होते हैं वो ऑडिटर ने अटेंड करने चाहिए। अब ऑब्वियसली नॉट ऑल कमिटी मीटिंग्स ऑडिटर विल गेट एन इनविटेशन, बट जनरली ऐसा होता है जब लेट्स से आपका ईयर स्टार्टिंग हुआ है, लिस्टेड कंपनी है, आपको पता होगा क्वार्टरली रिजल्ट्स को रिव्यू करना होता है आपको। तो आपका अगर अपॉइंटमेंट पहले से चलता आ रहा है, याद है क्या, 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स, आपका अपॉइंटमेंट पहले से चलते आ रहा है, मतलब आप लास्ट ईयर भी ऑडिटर थे, इस साल भी पहले क्वार्टर का जब पहला ऑडिट कमेटी का मीटिंग होता है वो नॉर्मली फर्स्ट 45 डेज के अंदर होता है ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर। जनरली वहां पर आप कमिटी के साथ में मिलेंगे और कमिटी को ना एक प्रॉपर पीपीटी जैसे रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे कि भाई इस क्लाइंट के लिए हम ओवरऑल कैसे रिस्क असेसमेंट करने वाले हैं, हमारा ओवरऑल ऑडिट का टाइमलाइन क्या है, क्वार्टरली बेसिस पे रिव्यू क्या क्या होगा, रिव्यू में हम क्या क्या चीजें एडिशनली कवर करना चाहेंगे। ऑल्दो रिव्यू रिक्वायर्स ओनली इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स, पर हम लोग कुछ टेस्ट ऑफ डिटेल भी लगाना चाहेंगे, हम कैसे रिव्यू में थोड़ा कंट्रोल टेस्टिंग भी करना चाहेंगे। हम उनसे पूछना चाहेंगे आपके हिसाब से कंपनी में कौन कौन से एरियाज में और सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकता है, क्योंकि ऑडिट कमेटी का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत काम में आता है, उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस आपको बहुत काम में आएगा। तो आप उनको अपना प्लान ऑफ एक्शन एक्सप्लेन करेंगे, आप उनको अपने एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एक्सप्लेन करेंगे, हमारे पास ये पार्टनर रहने वाला है, ये डायरेक्टर रहेगा, ये सीनियर मैनेजर रहेगा, एक पूरा प्रोफाइल का उनको अंडरस्टैंडिंग दिया जाएगा। कमिटी आपसे ये भी पूछेगा सारे के सारे टीम मेंबर्स इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, उनके रिगार्डिंग वो आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स एंड अंडरटेकिंग भी मांग सकता है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी में इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड ऑडिट कमिटी को कंपल्सरी चेक करना होता है कि हमारा ऑडिट टीम जो है, हमारा जो ऑडिट टीम है वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट एज वेल एज एथिकल भी होना चाहिए। तो हम ऑडिट कमिटी के मीटिंग को अटेंड करके एक प्रॉपर पीपीटी प्रेजेंटेशन देते हैं कि हम कैसे इस एंटिटी का ऑडिट ओवर एंटायर ईयर कंप्लीट करेंगे, कैसे रिपोर्ट बना के देंगे, हमारी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होगी, हम किसी एक्सपर्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं या नहीं है, हम ब्रांच ऑडिटर्स वगैरह का काम यूज कैसे करेंगे, ये सब कुछ आपने उनको उस कमिटी में प्रेजेंटेशन देना चाहिए। तो कैन आई से कम्युनिकेशन टू ऑडिट कमिटी में नंबर 1 होता है हमारा ऑडिट का प्लान कैसे होगा, हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, उसके बारे में उन्हें अवेयरनेस देंगे।
दूसरा चीज, सर अब हमने लेट्स से ऑडिट करना शुरू किया, लेट्स से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आपको कुछ मैटर्स मिलते हैं जहां पर आपको लगता है पेंडिंग लिटिगेशंस है बट इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिल रहा है, या आपको लगता है ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करना ही मुश्किल हो रहा है, आपको लगता है कुछ मैटर्स को कैम में इंक्लूड करना है, कैम मतलब की ऑडिट मैटर में, मतलब यू कम अक्रॉस सर्टेन प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, या प्रॉब्लम नहीं होंगे इंपॉर्टेंट मैटर्स मिले होंगे जो आप डिस्कस करना चाहते हो, तो कहना इसे ये सारे प्रॉब्लम्स एंड इंपॉर्टेंट मैटर्स का भी आप लिस्ट बनाओगे एंड ऑडिट कमिटी को प्रॉपर विद एजेंडा एक ईमेल लिखेंगे दैट आने वाले आपके नेक्स्ट मीटिंग के अंदर वी वुड वांट टू मीट एंड वी वुड वांट टू डिस्कस ऑन दीज मैटर्स। आपको एक प्रॉपर एजेंडा में सारे मैटर्स का लिस्ट दे दिया जाएगा ताकि वो लोग भी प्रिपेयर्ड होकर आ सकते हैं कि इन मैटर्स पे डिस्कशन होगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट मैनेजमेंट रोज प्रेजेंट होता है, मैनेजमेंट कहां प्रेजेंट होता है, रोज क्लाइंट प्रीमाइसेस में प्रेजेंट रहेगा, हम चीजें मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर देंगे, फिर ऑडिट कमिटी से कम्युनिकेशन एक स्ट्रोक में होता है सारे मैटर्स को इकट्ठा करके, एंड ऐसा भी हो सकता है कि मैनेजमेंट से कम्युनिकेशन ऑलरेडी हो चुका है, अब बाद में आप किसे बता रहे हैं, टीसीडब्ल्यूजी को बता रहे हैं, दैट इज ऑडिट कमिटी को बता रहे हैं, बिकॉज ऑडिट कमिटी के जो लोग हैं वो डे टू डे बेसिस में क्लाइंट प्रीमाइसेस पे प्रेजेंट नहीं रहेंगे, वो कुछ पीरियोडिकली मीटिंग के लिए प्रेजेंट रहेंगे, पर जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो रोज रहने वाला है, उससे तो आप रेगुलरली डिस्कस करेंगे ही करेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छा, छोटा कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, उधर शायद हो सकता है कमिटी और मैनेजमेंट सेम ही है, तो उधर ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, जो आपका कम्युनिकेशन है वो क्या चलते जाएगा, हेल्दी लेवल पे रोज चलते जाएगा। मतलब सर हम ऑडिट प्लान कैसे करने वाले हैं, हम इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, ऑडिट के दौरान व्हाट वी हैव कम अक्रॉस, दिस ऑल नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड टू हुम सर, टू टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट। अच्छा, हम हमारे रिपोर्ट में ओपिनियन कौन सा देने वाले हैं, क्या हम हमारे रिपोर्ट में ईओएम में कुछ इंक्लूड करने वाले हैं, याद है क्या वर्ड एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, हम अदर मैटर में कुछ लिखने वाले हैं क्या, कैम में कुछ लिखने वाले हैं क्या, ये सब चीजें हमने पहले किससे डिस्कस करनी चाहिए, टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट से डिस्कस करनी चाहिए। रादर मैनेजमेंट को तो अपॉर्चुनिटी भी देना चाहिए एडजस्टमेंट्स करने के लिए, एंड उसके बाद में आप ये चीजों को कहां इंक्लूड करोगे, अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड करोगे। तो बेसिकली इस तरीके से 260 बनाया है कि भाई टीसीडब्ल्यूजी कौन है, मैनेजमेंट कौन है, क्या कम्युनिकेट करोगे, कब कम्युनिकेट करोगे, एंड ऑब्वियसली नॉर्मली कम्युनिकेट करोगे इन राइटिंग। इज दिस क्लियर टू यू? ऐसा 260 है, पढ़ने का है, उड़ाने का है, दो चार स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकते हैं जो नॉर्मली रोटेट होते रहते हैं। आई विल हेल्प यू आउट। आर यू कंफर्टेबल? वेरी सिंपल ऐसे 260 फिर भी अच्छा है, 265 पे प्रोबेबिलिटी मेरे को और कम लगती है एग्जाम में आने की, बिकॉज आई टोल्ड यू कंपनीज एक्ट में बदलाव आ गया है। अब क्वेश्चन पूछेगा तो पूछना चाहिए 143 सबसेक्शन द क्लॉज नंबर आई रादर देन ऑन ऐसे 265, बट आईसीआई है, पहली बार लिखा है तो उसके लिए वो एक्साइटेड होकर पूछ भी सकता है। हम आपको दोनों पढ़ा देंगे। नोटबुक में जाइए, अंडर ऐसे 260 राइट डाउन द नेम, कम्युनिकेशन विथ टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट। सॉरी, टीसीडब्ल्यूजी को अथॉरिटी मैट्रिक्स, समझा नहीं मेरे को। हाँ ऑब्वियसली ना, टीसीडब्ल्यूजी की मीटिंग में डिस्कस होता है, आई विल गेट दी मेमो फॉर दैट ऑब्वियसली। 260 कम्युनिकेशन विथ टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले व्हाट इज टीसीडब्ल्यूजी, नोटबुक में जाइए, लिखिए पॉइंट नंबर 1, मीनिंग ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। मीनिंग ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। Before you write, come to page number 1A.41. एक मस्त नोट लिख के दिया है, पहले वो पढ़ते हैं। टीसीडब्ल्यूजी नॉर्मली क्या हो सकते हैं, आई देयर 1A.41 मस्त मेरे साथ रीड कीजिए, 2-3 पॉइंट लिख के उड़ाएंगे फटाफट से। सबसे पहला लाइन देखिए, सर द पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस जिनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है फॉर ओवरसीइंग द स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी, एंड उन्हें ऑब्लिगेशन भी दिया है फॉर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ एंटिटी। मतलब बिजनेस के लिए सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ये लोग लेने वाले हैं, और बिजनेस में कुछ गड़बड़ हुआ तो उसके लिए ऑब्लिगेशन या अकाउंटेबिलिटी भी किनका रहेगा, इन लोगों का रहेगा। वो लोग नॉर्मली क्या कहलाते हैं, टीसीडब्ल्यूजी, मतलब दोस चार्ज विद गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब गिवन द पावर एंड गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस चीज का, टू रन द बिजनेस प्रॉपरली एंड टू एंश्योर कि बिजनेस में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए। रिमेंबर टीसीडब्ल्यूजी बिजनेस चलाता नहीं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो टीसीडब्ल्यूजी कंपनी के मैनेजमेंट को अपॉइंट करेगा जो ढंग से काम करेगा। गलती मैनेजमेंट की हुई तो लाइबिलिटी किसकी आएगी, टीसीडब्ल्यूजी की भी आएगी। इज दिस क्लियर टू यू?
नंबर 2 देखो, दिस इंक्लूड्स ओवरसीइंग द ओवरऑल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस ऑल्सो। मतलब सर, फॉर सम एंटिटीज टीसीडब्ल्यूजी कैन ऑल्सो इंक्लूड मैनेजमेंट। मतलब कोई कंपल्शन नहीं है कि हर बार टीसीडब्ल्यूजी डायरेक्टर ही होगा, टीसीडब्ल्यूजी एक कमिटी ही होगी, टीसीडब्ल्यूजी एक ट्रस्टी ही होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, आगे बताएगा। इट विल वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। देखो, गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स विल वेरी बाय एंटिटीज। कहीं कहीं पे आपको शायद देखने को मिलेगा एक सुपरवाइजरी बोर्ड एग्जिस्ट करता है विच इज सेपरेट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव बोर्ड। एग्जीक्यूटिव बोर्ड मतलब वो होगा जो बिजनेस को डे टू डे बेसिस पे चलाता होगा, उनका काम सुपरवाइज करने के लिए एक बोर्ड होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज सुपरवाइजरी बोर्ड। तो क्या सुपरवाइजरी बोर्ड टीसीडब्ल्यूजी बन जाएगा? कहना ये सही है, एंटिटी टू एंटिटी वेरी करने वाला है। नोटबुक में जाइए, मीनिंग ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, राइट डाउन पॉइंट नंबर ए। The persons or organizations, the persons or organizations with responsibility for overseeing the strategic direction, responsibility for overseeing the strategic direction of the entity, and obligation related to accountability of entity, मतलब सही डायरेक्शन देना स्ट्रेटेजिकली भी इनका काम है, एंड अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसके रिगार्डिंग ऑब्लिगेशन भी इनका ही रहेगा। दीज पीपल आर नॉर्मली कॉल्ड एज टीसीडब्ल्यूजी। पॉइंट नंबर 2, गवर्नेंस स्ट्रक्चर विल वेरी। पॉइंट नंबर बी, मीनिंग ही लिख रहे हो टीसीडब्ल्यूजी का, गवर्नेंस स्ट्रक्चर विल वेरी फ्रॉम एंटिटी टू एंटिटी। For example, in some entities, a supervisory board may exist separate from executive board. Supervisory board may exist separate from executive board. फुल स्टॉप। इसी में कंटिन्यू करना। इन अदर एंटिटीज बोथ सुपरवाइजरी एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, इन अदर एंटिटीज बोथ सुपरवाइजरी एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड, both supervisory and executive functions can be performed by a single board. मतलब दो अलग अलग बोर्ड बना के रखे या एक कॉमन हो सकता है, ये सब सब्जेक्टिव है, ये एंटिटी टू एंटिटी क्या करेगा? वेरी करेगा। पॉइंट नंबर 3, इन सम केसेस ऑल ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, in some cases all of TCWG may also be involved in managing the entity, full stop. However, as per Companies Act, for certain companies, a separate audit committee, a separate audit committee is required to be constituted. A separate committee is required to be constituted
other than management. Other than management. क्या आपको बेसिक मीनिंग ऑफ टीसीडब्ल्यूजी समझा क्या? बेसिकली उसके पास कोई आंसर नहीं है, ये हर कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा। तो तुमको किसको पूछना पड़ता? जिसने अपॉइंट किया उसको पूछना पड़ता। तुम्हारे इधर भाई कौन कौन है, कौन किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरऑल समझना पड़ेगा। इज दैट क्लियर टू यू? एक और लिखने का जरूरत है क्या? हाँ चलो लिख लो, एक पॉइंट और लिख लो। अरे देयरफॉर फुल स्टॉप। पॉइंट नंबर 4, ऑडिटर should discuss and agree. Therefore, auditor should discuss and agree. Auditor should discuss and agree with the engaging party about relevant persons with whom to communicate. Relevant persons with whom to communicate. जब अपॉइंट कर रहे हैं तभी पूछ लीजिएगा कि भाई हमें किससे नॉर्मली कम्युनिकेट करना होगा रिगार्डिंग दीज मैटर्स। इज द मीनिंग ऑफ टीसीडब्ल्यूजी क्लियर टू यू? वेरी नाइस, राइट डाउन पॉइंट नंबर 2. दिस वाज मीनिंग ऑफ टीसीडब्ल्यूजी अंडर 260. Point number 2, matters to be communicated by auditor. Matters to be communicated by auditor. Matters to be communicated by auditor. क्या क्या कम्युनिकेट करेंगे सर? एक लिस्ट बनाते हैं, बहुत आसान से है। Matters to be communicated, write down point number A. Auditor shall communicate. Auditor shall communicate with TCWG. Auditor shall communicate with TCWG that they are responsible. With TCWG that they are responsible to form an opinion on financial statements. That they are responsible to form an opinion on financial statements which are prepared by the management, which are prepared by the management with the oversight of TCWG. With the oversight of TCWG. And sentence continue करना, and such opinion does not relieve the management. Such opinion does not relieve the management or TCWG, does not relieve the management or TCWG of their responsibilities. Does not relieve the management or TCWG of their responsibilities. सर इसके लिए 1 नंबर मिलेगा क्या? हाँ, उन्हें बताने का मेरा काम क्या है? चुपचाप से ओपिनियन देने का। किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो बनाएगा कौन? मैनेजमेंट। चेक कौन करना चाहिए? टीसीडब्ल्यूजी ने इंश्योर करना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है, बराबर है। मैंने ओपिनियन दिया, इसका मतलब तुम दोनों रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। इज मैटर नंबर ए क्लियर टू यू? राइट डाउन मैटर नंबर बी। बहुत आसान है, ऑलरेडी जब आपको ओवरव्यू दिया ऐसे तभी खत्म हो गया भाई, ऐसे ओवरव्यू में खत्म हो चुका था। वो तुमको क्या है, वो 4 मार्क का आंसर लिखना आता नहीं है, वो तुमको राइटिंग प्रैक्टिस कराना पड़ता है। तो अभी क्या है, पहले दिन से लेकर के लास्ट दिन तक वही कर रहा है जिंदगी में मैं। अंडर मैटर्स पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी, ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विथ टीसीडब्ल्यूजी। मैंने धीरे बोला तू, ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विथ टीसीडब्ल्यूजी
about his planned about his planned scope and timing of audit. About his planned scope and timing of audit. Full stop. He should also discuss, full stop, continue. He should also discuss significant risks. Should also discuss significant risk identified, significant risk identified for the purpose of audit. He should also discuss significant risk identified for the purpose of audit. Significant risk identified for the purpose of audit. कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके, कंट्रोल। अभी के लिए सबसे पहले हम ये कम्युनिकेट करेंगे, हमारा काम है ओपिनियन देने का। किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। इसका मतलब ये नहीं है मैंने ओपिनियन दिया तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। दैट इज नॉट राइट। आई शुड कम्युनिकेट। नंबर 2, आई शुड टेल देम ओवरऑल मेरा प्लान्ड ऑडिट का स्कोप क्या है, कैसे हम ऑडिट को कंप्लीट करने वाले, ओवरऑल टाइमिंग क्या है, प्रोसेस क्या है, प्लस जो हमें प्राइमा फेसिया इंपॉर्टेंट रिस्क लगते हैं इस ऑडिट के केस में आने वाले हैं, वो हमने डिस्कस करके उन्हें बता देना चाहिए। क्या आपको पहले दोनों चीजें समझ में आई? सिंपल से 2 मैटर्स है जो हमने कम्युनिकेट करने चाहिए। मैटर नंबर 3, significant findings from the audit. Significant findings from the audit. Matter number 3, significant findings from the audit. इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा। मैटर नंबर 3, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट। बाजू में एसक्यू लिख दीजिए। दिस पॉइंट इन इटसेल्फ कैन बिकम अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। वो पूछेगा ऑडिट के दौरान यू मे कम अक्रॉस सर्टेन मैटर्स, जो आप टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो फाइंडिंग्स क्या क्या हो सकती है जो आपको लगता है आपने टीसीडब्ल्यूजी को बताना चाहिए। अंडर दिस राइट डाउन पॉइंट नंबर ए, मतलब सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में एक लिस्ट बनाएंगे। देयर विल बी 3-4 पॉइंट्स। राइट डाउन पॉइंट नंबर 1, significant difficulties. Number 1, significant difficulties, if any, encountered during the audit. Significant difficulties, if any, encountered during the audit. क्या हो यार तुम लोग? अरे नहीं, इससे कुछ फायदा। You will force me to extend the lecture till 6 o'clock. I'm telling you, और कुछ नहीं होगा। मत करो, you are unnecessarily wasting time. कुछ फायदा नहीं है इसका। जो आपको significant difficulties encounter हुई है, communicate करना। Number 2, circumstances that may affect the form and content. Circumstances that may affect the form and content of auditor's report. That may affect the form and content of auditor's report. For example, matters to be included. For example, matters to be included as per 701, matters to be included as per SA 701, 705 and 706, क्योंकि इनकी वजह से आपका ऑडिट रिपोर्ट बदलने वाला है, तो ये मैटर्स हमें उन्हें बताने पड़ेंगे। राइट डाउन पॉइंट नंबर 3, ऑडिटर्स व्यूज अबाउट significant qualitative aspects, views about significant qualitative aspects of entities, accounting policies
qualitative aspects of entities accounting policies, comma, disclosures or accounting estimates हो सकता है कंपनी का प्रोविजनिंग बनाने का जो तरीका है आपको वो अप्रोप्रिएट नहीं लगता है, यू कैन कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी। आपको लगता होगा कि कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है, उसका जो डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने प्रोवाइड किया है वो इनअप्रोप्रिएट है, इससे क्लियर पिक्चर नहीं आता है, मे बी डिस्क्लोजर और बेहतर होना चाहिए। अगर आपको कंपनी के अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के अराउंड कुछ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे अपना व्यू शेयर करना है तो आपने टीसीडब्ल्यूजी से शेयर करना चाहिए। जनरली वहां पर अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी उसके अराउंड नेगेटिव आए तो शायद आप 705 की तरफ जा सकते हैं, बट मे बी उनसे डिस्कस करने के बाद शायद मैनेजमेंट उन चीजों को अडेप्ट भी कर ले, एक्सेप्ट भी कर ले। इस पॉइंट नंबर 3 क्लियर टू यू? राइट डाउन पॉइंट नंबर 4। हम अभी तक सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स की ही लिस्ट बना रहे हैं, वहां 3 पॉइंट लिखे हैं। नंबर 4, अनलेस all of TCWG are involved in managing the entity, unless all of TCWG are involved in managing the entity, auditor should communicate all significant matters that were discussed with the management during the course of audit, matters discussed with the management during the course of audit, and also written representations requested from management. Written representations requested from management. मतलब सुनिएगा, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। अगर टीसीडब्ल्यूजी के सबके सब लोग बिजनेस को मैनेज भी कर रहे हैं, मतलब मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी सेम है, तो इस पॉइंट की जरूरत नहीं है। अदरवाइज हमने ड्यूरिंग द ऑडिट मैनेजमेंट से शायद बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस किए होंगे, वो हमें शायद टीसीडब्ल्यूजी को भी इन्फॉर्म करना चाहिए। हमने मैनेजमेंट से डब्ल्यूआर मांगा होगा, वो भी हमने टीसीडब्ल्यूजी को बताना चाहिए, अनलेस दे बोथ आर सेम। इफ दे बोथ आर सेम देन दिस पॉइंट इज नॉट रिक्वायर्ड। अदरवाइज टीसीडब्ल्यूजी ऑल्सो नीड्स टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट the matters we have discussed with the management during the course of audit and the WR what we have requested from management। क्योंकि रिटन रिप्रेजेंटेशन किससे ऑब्टेन करते हैं? मैनेजमेंट से ही ऑब्टेन करते हैं। तो हमने मैनेजमेंट से जो जो कॉरेस्पॉन्डेंस डिस्कशन एंड WR लिया होगा वो सब टीसीडब्ल्यूजी को बता के उन्हें लूप में रखना चाहिए। अनलेस दे बोथ आर सेम, तब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आर दीज 4 पॉइंट्स क्लियर टू यू? राइट डाउन लास्ट फाइंडिंग नंबर E, any other significant matter which in auditor's professional judgment is relevant to be discussed with TCWG. Relevant to be discussed with TCWG. कोई और मैटर जो आपको लगता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड होगा, इसलिए हमने टीसीडब्ल्यूजी को बताना चाहिए, वो मैटर भी आ सकता है। वापस से समझिए शांति से हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले कंपनी में या एंटिटी में टीसीडब्ल्यूजी कौन है वो समझने का ट्राई करना है। फिर हमें कुछ मैटर्स कम्युनिकेट करने पड़ेंगे। नंबर 1, हम ओपिनियन देने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, बट इसका मतलब ये नहीं है हमारे ओपिनियन देने के बाद आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगा। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे। हम हमारा ऑडिट कैसे प्लान कर रहे हैं, हम किस तरीके से कैसे टाइमिंग पे काम खत्म करने वाले हैं, ये हमने एक्सप्लेन करके एक ओवरव्यू दे देना चाहिए ऑडिट कमिटी को। द वे आई टोल्ड यू, वी शुड मेक अ पीपीटी एंड प्रेजेंट इन द ऑडिट कमिटी मीटिंग। इससे उन्हें ओवरव्यू मिल
जाएगा। तीसरा चीज, जब हम ऑडिट कर रहे हैं उसके दौरान कुछ हमारे सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हो सकते हैं, हमें कुछ डिफिकल्टीज एनकाउंटर हो सकती है, प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं, एविडेंसेस नहीं मिलेंगे, वो हमने उनको बताना चाहिए। या सर हमें लगता है कोई ऐसा मैटर मिला है जिसकी वजह से मेरे ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट बदल जाएगा, मेरे ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट बदल जाएगा, मतलब मेरे ऑडिट रिपोर्ट में कैम आएगा, ईओएम आएगा, ओएम आएगा, मॉडिफिकेशन आएगा, शुड आई डिस्कस विद टीसीडब्ल्यूजी? यस। अब अगर सर टीसीडब्ल्यूजी अलग है, मैनेजमेंट अलग है, एंड मैंने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट बहुत सारे मैटर्स मैनेजमेंट को बताए थे, उन्हें इन्फॉर्म किया था, उनसे डब्ल्यूआर ऑब्टेन किया था, तो ये सब चीजें मैंने टीसीडब्ल्यूजी को भी बतानी चाहिए। इसके अलावा कोई भी मैटर अगर मुझे लगता है सिग्निफिकेंट है, नॉर्मली ये सारे मैटर्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलेटेड होते हैं, अगर ऐसा लगता है तो हमने डिस्कस करना चाहिए। एक स्पेसिफिक पॉइंट लिखा है, एनीथिंग विच आई बिलीव कि कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से रिलेटेड है, कि भाई अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का तरीका बेहतर हो सकता है, डिस्क्लोजर और बेहतर तरीके से दिया जा सकता है, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी को शायद डिपार्ट करके बेहतरीन प्रेजेंटेशन के लिए नोट्स टू अकाउंट्स में और ओवरव्यू दिया जा सकता है, अगर ऐसा लगता है तो आप डिस्कस करके टीसीडब्ल्यूजी को इन्फॉर्म कीजिएगा। ये मैटर्स नॉर्मली हम कम्युनिकेट करते हैं। 3 मैटर्स लिखा है, 1 2 3, तीनों क्लियर है क्या? फोर्थ वाला पॉइंट स्पेसिफिक है, ओनली फॉर लिस्टेड कंपनीज, वो लिखेंगे अभी। आर दीज फर्स्ट 3 मैटर्स क्लियर टू यू? पक्का? इसमें जो थर्ड मैटर आपने लिखा है स्पेसिफिक फाइंडिंग, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से आ सकता है। मार्क दैट एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इज दैट क्लियर टू यू? राइट डाउन अंडर मैटर्स पॉइंट नंबर 4, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज, point number 4, in case of listed companies, auditor shall also communicate with TCWG, a statement that should also communicate with TCWG, a statement that audit firm and the engagement team have complied with relevant ethical requirements, regarding independence, complied with relevant ethical requirements regarding independence। ये ऑडिट कमिटी के लिए सेक्शन 177 में भी लिखा है, आपको मैंने बताया भी था कि आपके पूरे टीम मेंबर्स, आपका ओवरऑल फर्म शुड बी इंडिपेंडेंट एंड एथिकल। ये हमको नॉर्मली ऑडिट कमिटी को बताना होता है। ऑडिट कमिटी हियर रिप्रेजेंट्स द टीसीडब्ल्यूजी। क्या हमें उन्हें एक प्रॉपर स्टेटमेंट देना पड़ेगा? हाँ। सुनिए, एक टाइम था जब सेक्शन 144 नहीं था। क्या नहीं था? सेक्शन 144। तब काउंसिल की कुछ गाइडलाइंस थी कि आप मान लीजिए एक कंपनी है XYZ, इसके लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हैं, एंड यू आर चार्जिंग अ सैलरी, लेट्स से फीस ऑफ एक्स अमाउंट, चार्जिंग अ फीस ऑफ एक्स अमाउंट फ्रॉम द कंपनी XYZ स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए। कैन यू ऑल्सो प्रोवाइड देम अदर सर्विसेज? यस। वो अदर सर्विसेज कहलाते थे नॉन ऑडिट सर्विसेज, देर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन ऑडिट्स। अब सर्टिफिकेशन वगैरह बना करके दे रहे होंगे, देवर कॉल्ड एज नॉन ऑडिट सर्विसेज। उनके लिए भी आप कोई फीस चार्ज कर रहे थे, तो काउंसिल गाइडलाइन थी ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉन ऑडिट सर्विस का जो फीस है वो इतना ज्यादा हो गया है कि इंसान को लग रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैट्यूटरी ऑडिट, क्योंकि अगर वैसा हो गया तो उसका इंडिपेंडेंस पे इंपैक्ट आ जाएगा। अब आई एम ट्राइंग टू से ये चीजें और सिंप्लीफाई कर दी है, 144 ही लगा दिया डायरेक्टली। इफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, फीस तो गया भाड़ में, सर्विसेज अलाउड ही नहीं है प्रोवाइड करना। इज दैट क्लियर टू यू? तो इन्होंने पहले वाला जो ऐसे का गाइडलाइन है वो एज इट इज कॉपी किया हुआ है, बट अब जो नया गाइडलाइन है वो कहां से आया है? सेक्शन 144 से आया है। इज दैट क्लियर टू यू? नीचे नोट लिख दीजिए, नोट, इस पॉइंट के अराउंड नोट लिख दीजिए। ऑल रिलेशनशिप्स and matters, all relationships and matters between the firm, comma network firm, between the firm comma network firm and the entity which may impact
which may impact independence, should be communicated to TCWG. Should be communicated to TCWG. For example, total fees charged for audit, and non-audit services, if any, provided by the firm, or network firm, to the entity, or components, controlled by the entity. सुनिए, EY doing statutory audit of a company XYZ. For the same company, ऑडिट के लिए मैं कितना फीस चार्ज कर रहा है, एंड ऑडिट के अलावा कोई परमिटेड सर्विसेज में सर्टिफिकेशन वगैरह दे रहा होगा, उसका फीस कितना है. प्रॉपर बाइफर्केशन क्लियरली विजिबल होना चाहिए. द मेजर कंपोनेंट इज योर स्टैट्यूटरी ऑडिट, इसीलिए वो दूसरे फीस की वजह से आपके इंडिपेंडेंस में कोई इंपैक्ट आ ही नहीं सकता है. हो सकता है EY खुद नॉन ऑडिट सर्विस नहीं कर रहा होगा, कोई उनका नेटवर्क फर्म रहेगा जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा सेम कंपनी को. वैसा है तो भी बताना. हो सकता है सेम कंपनी को सर्विस नहीं दे रहे होंगे, ये कंपनी के भी दूसरे सब्सिडरी कंपनीज होंगे जिनको शायद EY अदर सर्विसेज प्रोवाइड, मतलब बेसिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनी नॉन ऑडिट सर्विस व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग, या तो आप खुद से प्रोवाइड कर रहे हो या किसी नेटवर्क फर्म के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हो, या तो कंपनी को सर्विस दे रहे हो या उनके किसी कंपोनेंट को सर्विस दे रहे हो. जो भी फीस कंपोनेंट, मतलब बेसिकली मेरे को इस क्लाइंट से ऑडिट के अलावा बाकी सर्विस का कितना पैसा आता है, ये क्लियरली ऑडिट कमिटी के सामने होना चाहिए. वैसे भी उनके पास भी होना चाहिए और ऑडिटर के बीच में डिस्कशन कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि ये मैटर डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसको इंपैक्ट कर सकता है, मेरे इंडिपेंडेंस को इंपैक्ट करता है. इसलिए ये मैटर डिस्कस्ड होना चाहिए. किसके साथ में? TCWG के साथ में. याद करो एक चीज बताया था, समटाइम्स देयर कैन बी थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, समटाइम्स देयर कैन बी अ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस. अगर थ्रेट है तो हमने उसको सेफगार्ड लगाने का ट्राई करना चाहिए. अगर कोई थ्रेट है, हमने सेफगार्ड लगाया है, डोंट थिंक ये भी हमने कमिटी को बताना चाहिए. एटलीस्ट योर कमिटी शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑल दीज मैटर्स. फुल स्टॉप करके कंटिन्यू कीजिए. वही नोट आप लिख रहे हैं ना, देखिए. समटाइम्स when threats to independence arises, auditor may implement safeguards to eliminate or reduce such threats. Auditor may implement safeguards to eliminate or reduce such threats. Then these matters should also be communicated. These matters should also be communicated. इस पूरे ऐसे में एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, कम्युनिकेट क्या करना है, किसको करना है, वो तो TCWG एंड मैनेजमेंट ही है. उसमें TCWG क्या हो सकता है वो आइडेंटिफाई किया, व्हाट वी कम्युनिकेट पूरे मैटर्स का डिटेल में लिस्ट दिया. अब 2-3 टाइम पास चीजें हैं कि भाई कम्युनिकेट कैसे होगा, उसका कॉपी वगैरह आप लोग मेंटेन करोगे क्या, राइटिंग में रहेगा मेजर कम्युनिकेशन, वो 2-3 मिनट में रीड करके क्लोज करते हैं, उसको लिखने का जरूरत नहीं है. आइए आपके मॉड्यूल्स में पेज नंबर 1A.40 39 में जो पूरा मैटर्स था सब कुछ बता दिया है मैंने आपको. दिस ऑल इज डिस्कस्ड इन डिटेल. सीधा 1A.40 पे आ जाइए. कम्युनिकेशन प्रोसेस. विल यू कम्युनिकेट इन राइटिंग all your significant findings? Yes. Obviously,
आपको ऑडिट में सब कुछ जो मिला है सब कुछ कम्युनिकेट नहीं होता, ऐसा करने के लिए जाओगे तो भाई कम्युनिकेशन का लॉजिक ही खत्म हो जाएगा। बिकॉज इफ यू कम्युनिकेट एवरीथिंग, सरप्राइज एलिमेंट कुछ नहीं बचेगा। दे विल गेट अवेयर ऑफ एवरीथिंग, ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स जो आपको लगता है। एग्जांपल्स लिखवा के दिए आपको, सिग्निफिकेंट बाइंडिंग्स हो सकते हैं, प्लानिंग रिलेटेड चीजें आनी चाहिए, जनरली ये चीज हम कम्युनिकेट करते हैं। तो देखो अगले पॉइंट नंबर 3 में बोलता है रिटन कम्युनिकेशन नीड नॉट इंक्लूड ऑल द मैटर्स जो आपको ऑडिट में मिलता है, बट हाँ सिग्निफिकेंट मैटर्स जरूर हम कम्युनिकेट करते हैं। पॉइंट नंबर 4 देखिए, ऑडिटर शाल कम्युनिकेट इन राइटिंग about his independence which is required in case of which companies, listed companies। ऑलरेडी आपको लिखवा के दिया है। क्या कम्युनिकेशन प्रोसेस समझ में आया क्या? कुछ नहीं, राइटिंग में देना है, सब कुछ राइटिंग में देने का जरूरत नहीं होता है, बट इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट है, वो राइटिंग में देना चाहिए। एडिक्वेसी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन प्रोसेस शुड बी टू वे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम तुम्हारे साइड से सिर्फ कम्युनिकेट करो, सामने वाले का रिस्पॉन्स सुन ही नहीं रहे हो। इट शुड बी ए टू वे कम्युनिकेशन। देखो, ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर टू वे कम्युनिकेशन एग्जिस्ट बिटवीन ऑडिटर एंड टीसीडब्ल्यूजी। अगर लगता है टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, सिर्फ आपने अपने साइड से कम्युनिकेट किया, उन्होंने कोई असिस्टेंस नहीं दिया है, it is as good as you thinking TCWG is also with management, and now you have a doubt about the integrity of both management and TCWG. Can I say considering withdrawal is the best thing? क्योंकि इधर आपने ओपिनियन देना ही नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, सामने वाला रिवर्ट बैक नहीं कर रहा है, तो शायद आपने इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि भाई इसका इंपैक्ट कितना मेजर आ सकता है आपके ऑडिट में। लास्ट में दिख रहा है ना, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। बाजू में लिखिए मे कंसिडर विड्रॉल, बाजू में लिखिए मे कंसिडर विड्रॉल। किधर लिखना है पता भी है क्या? अरे नहीं, इधर है, ये एडिक्वेसी में आ गए अपन। बच्चों कम्युनिकेट हो गया है, अभी प्रॉब्लम दूसरा है, ये वन वे कम्युनिकेशन है, वो सामने वाले का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इसलिए डर लग रहा है। समझ लो क्या मेरा बात? टेक अप्रोप्रिएट एक्शन मतलब शुड आई कंसिडर विड्रॉल इन दिस केस? यस। एक सेंटेंस को ना लिखो, तुम्हारी हालत देखो क्या होती है। आखिरी दिन तक लिखवा रहा हूं यार, मतलब चलो डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाओ। अब जो जो कम्युनिकेट करोगे डॉक्यूमेंट भी करोगे ना यार। जो भी कम्युनिकेट किया आपने मैटर्स ओरली, उनको आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में लिखना चाहिए। एंड वेर एवर द कम्युनिकेशन वॉज इन राइटिंग, मार्क दिस, ऑडिटर शैल रिटेन अ कॉपी ऑफ कम्युनिकेशन एज अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। इफ इट वॉज अ ओरल कम्युनिकेशन, आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा एज पर कम्युनिकेशन विद एबीसी ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, वो आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन में लिखना पड़ेगा। एंड अगर रिटन कम्युनिकेशन है तो उसका जो लेटर रहेगा उसका कॉपी आप लोग एक मेंटेन करके रखेंगे। इज दिस क्लियर टू यू? दिस इज योर डॉक्यूमेंटेशन। नोटबुक में जाइए, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। अंडर एसए 260 हमने सबसे पहले पढ़ा टीसीडब्ल्यूजी का मीनिंग क्या है, फिर बताया व्हाट मैटर्स नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड। समझा क्या? राइट डाउन नंबर 3, 260 पॉइंट नंबर 3। ये पॉइंट नंबर 3 है। पहला मीनिंग था, दूसरा मैटर्स था, बोला भी। नंबर 3, significance of communication, significance of communication with TCWG, significance of communication with TCWG। ये सबसे बकवास चीज है, बट 3 पॉइंट लिखा है, आईसीआई का कोई भरोसा नहीं है, मेरे को कोई रिस्क लेने का ही नहीं है बिल्कुल भी। Under this, write down a sentence. An effective two-way communication, an effective two-way communication, an effective two-way communication between auditor and TCWG, an effective two-way communication between auditor and TCWG is important in assisting the following,
is important in assisting the following. मतलब एक अच्छा कम्युनिकेशन हुआ तो फायदा क्या होगा? राइट डाउन नंबर 1. ऑडिटर एंड TCWG. Auditor and TCWG will be able to develop a constructive working relationship. Will be able to develop constructive working relationship while maintaining auditors' independence and objectivity. Constructive relationship while maintaining auditors' independence and objectivity. टू वे कम्युनिकेशन रहेगा तो एक तरीके से आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं, एंड इफ दे बिलीव देयर आर सर्टेन एरियाज जहां पे ऑडिटर ने और कॉन्शियस हो जाना चाहिए तो ये चीजें एक दूसरे को टाइमली बेसिस पे बता के आप हेल्प कर पाएंगे. सो एक अच्छा कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप बन जाएगा जिसका इंपैक्ट दोनों पे नेगेटिव नहीं आएगा. नंबर 2, दिस विल हेल्प द ऑडिटर. This will help the auditor in obtaining relevant information. This will help the auditor in obtaining relevant information from TCWG. In obtaining relevant information from TCWG. वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन बहुत इजीली ऑब्टेन कर पाएगा बिकॉज ऑफ अ गुड टू वे कम्युनिकेशन. अब TCWG को फायदा क्या होगा? वो अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो काम है ओवरसाइट करने का वो बढ़िया से कर पाएंगे. राइट डाउन नंबर 3, TCWG will be able to fulfill their responsibility to oversight financial reporting process appropriately. ओवरसाइट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस अप्रोप्रिएटली. उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को ओवरसाइट करना है, वो लोग भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और बेहतर तरीके से फुलफिल कर. इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ. दैट्स व्हाई दे से अ टू वे कम्युनिकेशन कैन बी हेल्पफुल. इज दैट क्लियर टू यू? द एंटायर ऐसे इज डन. स्टार्टिंग में एक ऑब्जेक्टिव लिखा है. अब आप ऐसे का, हाँ ऑब्वियसली ऐसे में कुछ भी नहीं है, कम्युनिकेशन में मैटर्स ही बताना था. पेज नंबर 1A.38 ऐसे का ऑब्जेक्टिव तो पढ़ोगे ना लास्ट में, आखिरी बार एक बार पढ़ लो पूरा. ऐसे जो पढ़ो उसका क्रक्स रहेगा यार. रीड दी ऐसे का ऑब्जेक्टिव ऑन योर ओन, लिखने का नहीं है. 1A.38 पढ़ के देखो ऑब्जेक्टिव क्या लिखा है. पढ़ के देखो ऑब्जेक्टिव क्या लिखा है. You will be able to communicate with TCWG. What, sir? Plan, scope and timing. You will be able to obtain information from them. अरे वो सारे जो आपने लिखा है उसका समरी है पूरा का पूरा. It will promote a effective two-way communication. And sir, जो भी significant findings वगैरह रहेंगे आप उनको बता पाएंगे. उनके responsibility of financial reporting process वो बेहतर तरीके से कर पाएंगे. मतलब आपके matter and point number 3 को merge करके objective. समझा क्या? टाइम पास एकदम पढ़ सकते हो ना ऑब्जेक्टिव. पक्का हर ऐसे का ऑब्जेक्टिव ऐसा ही होता है. जो आपने पूरे ऐसे का क्रक्स पढ़ा है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं. दिस इज योर ऐसे 260. नाइस. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. आई हैड टोल्ड यू. और अगला वाला उससे भी छोटा ऐसे है यार. आई टोल्ड यू 5 o'clock इज 5 o'clock मैन. क्या ब्रेक यार. बहुत आसान से ऐसे है यार. मतलब नोटबुक में जाइए. गिवन नेक्स्ट हेडिंग SA 265. नेक्स्ट हेडिंग SA 265. द नेम इज कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज. नेम इज कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज
in internal controls, communicating deficiencies in internal controls to TCWG and management. Communicating deficiencies in internal controls to TCWG and management. एकदम सिंपल सा स्टैंडर्ड है. ऑनेस्टली 260 वॉज स्टिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू. दिस वन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. हियर मी आउट फॉर 2 मिनट्स एंड आपका ऐसे का लॉजिक खत्म हो जाएगा. 1 2 3 क्वेश्चन है जो वो पूछ सकते हैं, उसका लिस्ट बना के दे दूंगा आपको, चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई स्ट्रेस नहीं आएगा अगर आप सुन लेंगे 5 मिनट के लिए. सर, हमने कंट्रोल्स को समझना है, कंट्रोल्स को समझने के बाद चेक करने का है. सर, जब हम कंट्रोल चेक करने के लिए जाएंगे, आपको 2 चीज बताई थी. व्हेन आई गो फॉर कंट्रोल टेस्टिंग, सबसे पहले आई स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग द डिजाइन ऑफ कंट्रोल. आई स्टार्ट विद द डिजाइन ऑफ कंट्रोल. हो सकता है कंट्रोल के डिजाइन को ही इवैल्यूएट करते हुए मुझे क्या मिल जाए, कुछ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज मिल जाए. मतलब सर, अज्यूम कर लीजिए एक परचेस प्रोसेस है, परचेस प्रोसेस में कोटेशन एनालिसिस नहीं होता है, इट्स अ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल. सर, एक्सपेंडिचर का प्रोसेस है, बिना ऑथराइज पर्सन के साइन के कोई भी खर्चा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो सकता है, ये एक डेफिशिएंसी इन द डिजाइन ऑफ इंटरनल कंट्रोल है. सर, आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उसको बेचने के लिए आप जा रहे हैं, बिना अप्रूवल ऑफ और कंसेंट ऑफ बोर्ड आपने अपने फिक्स एसेट्स को पीपी को बेच दिया होगा, ये प्रोसेस के अंदर एक डेफिशिएंसी हो सकता है. मतलब सर, व्हेन आई एम अंडरस्टैंडिंग कंट्रोल्स, कंट्रोल्स का डिजाइन देखते हुए बहुत बार हमें कुछ ऐसे डेफिशिएंसीज नजर आ सकते हैं. सर, कैन आई से कंट्रोल का पर्पस क्या था? टू प्रिवेंट और टू डिटेक्ट एंड करेक्ट व्हाट सर? फ्रॉड्स एंड एरर्स. तो याद है क्या, अगर कंट्रोल का डिजाइन ऐसा है कि वो गलती को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा या वो गलती को डिटेक्ट एंड करेक्ट नहीं कर पाएगा, तो हम बोलेंगे ना डिजाइन बराबर नहीं है. या हम बोलेंगे कंट्रोल में डिजाइन है बट डिजाइन के अंदर कुछ चीजें मिसिंग है. तो या तो हम बोलेंगे डिजाइन इज नॉट प्रॉपर, और हम बोलेंगे डिजाइन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, मिसिंग है. दोनों की वजह से क्या होगा, कंट्रोल का जो पर्पस है वो अचीव नहीं हो पाएगा. कंट्रोल का जो पर्पस है वो क्या नहीं हो पाएगा, अचीव नहीं हो पाएगा. दिस इज कॉल्ड एज डेफिशिएंसी. दिस इज कॉल्ड एज डेफिशिएंसी. 2 वर्ड यूज होते हैं, एक होता है डेफिशिएंसी या एक वर्ड होता है वीकनेस. क्या वर्ड आता है? वीकनेस. कंट्रोल में डेफिशिएंसी है या कंट्रोल में वीकनेस है. बट रिमेंबर, कंपनी में बहुत कंट्रोल्स होते हैं और बहुत सारे कंट्रोल्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. क्या सारे के सारे डेफिशिएंसी, सारे के सारे वीकनेस हमें रिपोर्ट करने हैं? ये जरूरी नहीं है. ऑडिटर ने अपने जजमेंट के बेसिस पे डिसाइड करना है कि क्या ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, क्या ये मटीरियल वीकनेस है. अगर हां तो ही मैं इसे रिपोर्ट करूंगा, वरना मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा. हालांकि 265 लिखते वक्त तो वो ये अज्यूम भी कर रहा है आपको कंट्रोल्स ओपिनियन देना ही नहीं है. बट थिंग्स हैव चेंज्ड. कंपनीज एक्ट इज आल्सो रिक्वायर्ड टू गिव अ रिपोर्ट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स बाय द ऑडिटर. ये हमको ऑलरेडी पता है. इज दैट क्लियर टू यू? तो सर, डेफिशिएंसी क्या है, कब सिग्निफिकेंट होगा, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, दैट्स इट. नोटबुक में जाइए, अंडर 265 राइट डाउन पॉइंट नंबर 1. मीनिंग ऑफ deficiency in internal control. Meaning of deficiency in internal control. Meaning of deficiency in internal controls. Under this, write down point number 1. When a control is designed, implemented, when a control is designed and implemented in such a way that it is not able to, in such a way that it is not able to prevent or detect and correct, prevent or detect and correct material misstatements on a timely basis. Material misstatements on a timely basis.
मैंने वर्ड मटेरियल इधर ही ऐड कर दिया है क्योंकि नॉर्मली मिसस्टेटमेंट्स नहीं ढूंढ पाना, हम बोलेंगे कंट्रोल में डेफिशिएंसी है। हमें अल्टीमेटली कौन सी डेफिशिएंसी ढूंढना है? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। वो सिग्निफिकेंट कब होगा? जब वो गलती मटेरियल हो सकता है ऑब्वियसली। तो सब सिंपल है। कंट्रोल का पर्पस क्या है? गलती को प्रिवेंट करना, वो नहीं कर पाएगा। कंट्रोल का पर्पस क्या है? गलती को डिटेक्ट करके करेक्ट करवाना, अगर वो नहीं कर पाएगा तो हम बोलेंगे कंट्रोल के डिजाइन में क्या है? डेफिशिएंसी है। राइट डाउन अंडर मीनिंग ऑफ डेफिशिएंसी पॉइंट नंबर 2, अ कंट्रोल that is necessary to prevent, a control that is necessary to prevent or detect and correct, a control that is necessary to prevent or detect and correct a misstatement is missing. या तो कंट्रोल है पर वो ढंग से काम नहीं कर सकता है क्योंकि उसका डिजाइन बराबर नहीं है, या सर कंट्रोल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब सर प्रोसेस होगा, प्रोसेस में एक आध स्टेप मिसिंग रहेगा, प्रोसेस में एक आध स्टेप क्या रहेगा? मिसिंग। मतलब सर सिंपल चीज है, या तो वो स्टेप्स बराबर नहीं है, या वो स्टेप्स डिजाइंड ही ढंग से नहीं है, मतलब या तो स्टेप एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या वो एग्जिस्ट करता है बट आई बिलीव वो शायद गलती को प्रिवेंट या डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो दोनों केस में हम बोलेंगे कंट्रोल के डिजाइन में क्या है? डेफिशिएंसी है। हमें कौन सा डेफिशिएंसी में इंटरेस्ट है? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। दिस वाज मीनिंग ऑफ डेफिशिएंसी। देखो पॉइंट नंबर 265, नंबर 1 वाज मीनिंग ऑफ डेफिशिएंसी। अब लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। नंबर 2, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, डैश करके लिखिए। अ डेफिशिएंसी और combination of deficiencies, a deficiency or combination of deficiencies which in auditors professional judgment, is of sufficient importance. Auditor's professional judgment is of sufficient importance to merit the attention of TCWG. To merit the attention of TCWG. कुछ नहीं, आंसर सिंपल है, तुम्हारे जजमेंट के हिसाब से डिसाइड करना है ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। इट कैन बी अ सिंगल डेफिशिएंसी और अ कॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से आपको लगता है भाई ये सिग्निफिकेंट है, तो आप किसे कम्युनिकेट कर देना? TCWG को। नॉर्मली ये डिसीजन डिपेंडेंट होता है, कैन अ मिसस्टेटमेंट कैन बिकम अ मटीरियल। इफ इट कैन बिकम अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो हम नॉर्मली उस डेफिशिएंसी को क्या बोल देंगे? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बोल देंगे। इज द मीनिंग ऑफ डेफिशिएंसी एंड सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्लियर टू यू? 265 में आपको बोलता है कम्युनिकेट करना है किसको? TCWG को। क्या? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। तो पहले डेफिशिएंसी क्या है? या तो सर कंट्रोल में एक स्टेप मिसिंग ही है, या कंट्रोल में स्टेप्स हैं पर हमको लगता है वो ढंग से प्रिवेंट या डिटेक्ट गलतियों को नहीं कर पाएंगे, तो हम बोलेंगे देयर आर डेफिशिएंसीज। व्हेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी और इंडिविजुअल डेफिशिएंसी इज ऑफ रियली गुड इंपॉर्टेंस एंड वी बिलीव TCWG को पता होना चाहिए, तो ये डेफिशिएंसीज हमारे लिए क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कहलाएंगे। पॉइंट नंबर 3, प्रोसेस टू कम्युनिकेट। Significant deficiencies to TCWG. Process to communicate significant deficiencies to TCWG. Number 1, auditor shall communicate in writing. Auditor shall communicate in writing to TCWG. Communicate in writing to TCWG on a timely basis. Number 2,
written communication. Number two, written communication should include the following. Written communication should include the following. एक एग्जांपल याद करो, कल भी पढ़ाया था आपको. कंपनी में कोई भी एक फॉर्मल प्रोसेस नहीं है पासवर्ड सेट करने का. हमने हमारा पहले ऑब्जर्वेशन का डिस्क्रिप्शन दिया था कि डेफिशिएंसी क्या है, उसका एग्जाम्पल दिया होगा, उसका एक्सपोजर बताया होगा, रिकमेंडेशन दिया होगा, ताकि उन्हें समझे एग्जैक्टली कंट्रोल में क्या है डेफिशिएंसी और क्यों हमें ये इतना इंपॉर्टेंट लगता है. इस तरीके से आपने कम्युनिकेट करना चाहिए. बुलेट पॉइंट नंबर 1, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिशिएंसी. Description of deficiency. Description of deficiency along with explanation of potential effects. Along with explanation of potential effects. Number 2, sufficient information. Sufficient information, that is examples. Sufficient information, that is examples, so that TCWG and management can understand the context of communication. So that TCWG and management can understand the context of communication. मतलब सर डेफिशिएंसी क्या है, डिस्क्राइब करना, थोड़ा उसका इफेक्ट समझाना, कुछ एक आध एग्जाम्पल देना ताकि वो समझ पाए एग्जैक्टली इस एरिया में ये प्रॉब्लम है जिसका ये इफेक्ट आ सकता है. इससे उन्हें एक्चुअली में वो डेफिशिएंसी का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा. इतना ही एक्चुअली कम्युनिकेशन होता है. एक पॉइंट लिखवाऊंगा, मेरे हिसाब से उसका रेलेवेंस खत्म हो गया है. राइट डाउन अ स्पेशल नोट, एक नोट लिख दीजिए. आपका जो कम्युनिकेशन है उसमें इतने ही पॉइंट्स अज्यूम कर लीजिए, सिर्फ उस कम्युनिकेशन के नीचे एक नोट लिख दीजिए. ऑडिटर शुड एक्सप्लेन दैट द पर्पस ऑफ हिज ऑडिट, that the purpose of his audit was to express an opinion on financial statements. Purpose of his audit was to express an opinion on financial statements. To express opinion on financial statements, and his audit included consideration of internal controls, and his audit included consideration of internal controls, not for expressing an opinion on, not for expressing an opinion on effectiveness of internal controls. Not for expressing an opinion on effectiveness of internal controls. वर्ड नॉट लिखा है, मतलब आपको बोलना है कि भाई मेरा काम ओपिनियन देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, मैंने ऑडिट के दौरान कंट्रोल्स को कंसीडर किया, नॉट टू गिव एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल. ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि तब कंपनीज एक्ट में कंट्रोल पे ओपिनियन देने का रिक्वायरमेंट नहीं था. तो मैनेजमेंट इसको एज ऑफेंस ना ले ले कि मैं कंट्रोल पे ओपिनियन दे रहा हूं. एक्चुअली में मेरा अपॉइंटमेंट कंट्रोल पे ओपिनियन देने के लिए हुआ ही नहीं है. मेरा अपॉइंटमेंट किसके लिए हुआ है, टू गिव एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो मैंने ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं कंट्रोल पे ओपिनियन देना चाहता हूं. इट्स लाइक अ डिफेंसिव मैकेनिज्म. मैं आपको बता रहा हूं गलतियां क्या है, पर मेरा काम ओपिनियन देना है ही नहीं ऑन कंट्रोल्स. ऐसा मैं लिख रहा हूं जबकि ये गलत है. नीचे लिखो नाउ अ डेज, इस नोट में ही एक लाइन छोड़ के, नाउ अ डेज. आपको मालूम है ना जब ये वर्ड आता किधर जा रहा है, वी आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस ओपिनियन, वी आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस आवर ओपिनियन
nowadays we are required to express our opinion on IFCs which are relevant for financial reporting. Which are relevant for financial reporting under section 143, subsection 3, clause number I. क्या आपको कम्युनिकेशन क्या करना है समझा क्या? आपकी शक्ल देख के लग रहा है आप मुझे आगे नहीं सुनने वाले हो। देखो, दो चीजें पढ़ानी तो है, खत्म तो नहीं हुआ है। तुम डिसाइड करो अभी क्या करना है। तुम मेरे कंट्रोल से बाहर आ चुके हो यार। देखो, है तो बहुत आसान, मतलब लिटरली इट्स लाइक 10-15 मिनट सुनोगे हो जाएगा। तुम्हारा शक्ल इतना बुरा हो गया ना, पर क्या करने का तुम बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट 10 मिनट्स आई थिंक, मतलब बहुत ज्यादा धक्का मारो तो 15 मिनट, मतलब उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। बट 265 पूरा खत्म हो जाएगा, सोचो। कर देते हैं यार, मतलब क्या हो जाएगा ऐसा कुछ, तुम्हारा लाइफ खत्म थोड़ी हो रहा है यार। एक बात तो, तुम्हारी जिंदगी में बचा क्या है अभी? पढ़ाई के अलावा क्या है? और तुमको फोर्सफुली पढ़ाई दो रहा हूं ना मैं अल्टीमेटली, रादर इसी बहाने कुछ तो पढ़ाई हो रहा है ना यार। तुम अपने आप को ऐसा वो ऑब्जेक्टिव्स बनाया होगा, मैं 12 घंटे पढ़ेगा, 15 घंटे पढ़ेगा, 18 घंटे। तुम 10 घंटे बैठ तो बानी रहा स्ट्रेट सीधा मेरे साथ में, मतलब क्लास चल रहा है तब नहीं बैठ पा रहा है तुमको लग रहा है तुम घर पे जाने के बाद 12 घंटे पढ़ने वाला है। यू आर अ गुड जोक, दिस विल नॉट हैपन, आई एम टेलिंग यू। तुम थोड़ा अंदर से मोटिवेटेड ही नहीं है यार तुम। चलो, मेरे को लगता है तुम थोड़ा एक्साइटेड हो, खत्म कर देते हैं। अरे 2 चीजें पढ़ाने का यार, ऐसा उड़ाएंगे ना पता भी नहीं चलेगा तुमको। वेरी नाइस, नोटबुक पे जाइए। अंडर 265 कितना लिखा है मैंने आपको बोलो, कितना पॉइंट लिखा है? चलो 3 ही पॉइंट लिखा है क्या अभी तक? एक तो ऐसे कलर यूज करते हैं ना यार, वो कॉम्बिनेशन में ऐसा पर्पल ऑरेंज येलो, क्या है? मीनिंग ऑफ डेफिशिएंसी, सिग्निफिकेंट। अच्छा, बस प्रोसेस ही लिखा है तुमको अभी तक? प्रोसेस लिखा है ना तुमको, 1 2 3 नोट, बस कुछ नहीं। पॉइंट नंबर 4 और 5 2 पॉइंट लिखेंगे, उड़ा देंगे। चलो चलो, शाबाश। पॉइंट नंबर 4, एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिकेटर्स। 265 पॉइंट नंबर 4, एग्जाम्पल्स of indicators of significant deficiencies in internal controls. Examples of indicators of significant deficiencies in internal controls. मतलब सर एग्जाम्पल्स दीजिए कि कंट्रोल के अंदर क्या क्या सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज हो सकते हैं। बट सुनिए, इसमें एक वर्ड आगे ऐड किया है, इंडिकेटर। मतलब ऐसे सरकमस्टेंसेस जो हमें इंडिकेट करते हैं कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकता है। मतलब ये एक तरीके से फैक्टर्स हो गए जो हमें हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में कि कौन से कंट्रोल में हो सकता है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। एंड ट्रस्ट मी, द एग्जांपल्स आर ऑन पॉइंट, वेरी वेरी लॉजिकल। आप 2-3 एग्जांपल मेरे साथ रीड कीजिए, आपको एकदम ही लॉजिकल साउंड करेगा कि भाई अगर ऐसा हो रहा है मतलब डेफिनेटली कंपनी के कंट्रोल्स में सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स हो सकता है। पेज नंबर 1A.45, लेट्स रीड अलोंग विथ मी। लेट्स रीड नंबर 1। Sir, there are indications that there are significant transactions जिसमें मैनेजमेंट खुद फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है एंड टीसीडब्ल्यूजी उन्हें स्क्रूटनाइज ही नहीं कर रहा है। दैट मीन्स मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शंस एज पर देयर ओन कन्वीनियंस, मतलब उनसे ही कनेक्टेड एंटिटीज होंगी। फॉर एग्जाम्पल,
रॉ मटेरियल परचेस कर रहा होगा सप्लायर से, सप्लायर के अंदर मेजर स्टेक किसी डायरेक्टर का होगा, एंड रॉ मटेरियल के लिए प्राइस पे कर रहा होगा विच इज मोर देन द मार्केट प्राइस. And TCWG is fine with this. They are not even scrutinizing anything. Can I say TCWG and management दोनों मिलकर के ही एक तरीके से कंट्रोल्स को ओवरराइड कर रहे हैं. Can I say it's an indicator controls reliable नहीं होने वाले, वहां significant deficiency हो सकता है. दूसरा चीज very common, you identify management frauds and आपको लगता है ये fraud जो आपका कंट्रोल है वो प्रिवेंट ही नहीं कर पाया. कंट्रोल लगाया क्यों था कि फ्रॉड होना नहीं चाहिए, या फ्रॉड अगर हुआ तो डिटेक्ट होना चाहिए. मतलब यू कम अक्रॉस सर्टेन फ्रॉड्स विच आर नॉट प्रिवेंटेड बाय कंट्रोल्स नॉर दे आर डिटेक्टेड बाय कंट्रोल्स. बेसिकली कंट्रोल को लगाया ऐसा है कि मैनेजमेंट के फ्रॉड बाहर नहीं आने चाहिए, बाकी फ्रॉड चलता है. तो कैन आई से इनडायरेक्टली कंट्रोल्स आर बीइंग मैनिपुलेटेड बाय मैनेजमेंट. सर कंपनी में रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस ही नहीं है. मतलब याद है कि गोइंग कंसर्न के लिए कंपनी के मैनेजमेंट ने प्रिलिमिनरी रिस्क असेसमेंट करना चाहिए कि मेरे बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है. तो कंपनी में रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है. वो कभी रिस्क को आइडेंटिफाई एंड असेस खुद के लिए करते ही नहीं है. उन्हें लगता है गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता है. मतलब या तो प्रोसेस नहीं है या प्रोसेस है पर उसको फॉलो नहीं करते हैं. So either there is no process for risk assessment or there is a process but management says it's on paper. Who follows this process? If this is the attitude of management, मतलब जो कंट्रोल लगा भी लिए है ना उनका कोई फायदा नहीं है. या तो पॉइंट नंबर 2 में बोल रहा है रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस ही नहीं है, या अगर प्रोसेस है तो वो क्या है, मार्क द वर्ड, इनइफेक्टिव है. मतलब मैनेजमेंट बिल्कुल भी रिस्क असेसमेंट करने में इंटरेस्टेड नहीं है. मतलब उनके बिजनेस में प्रॉब्लम है कि नहीं ये वो खुद ढूंढने में इंटरेस्टेड नहीं है. इसका मतलब क्या है, प्रॉब्लम हो ही सकता है. इज दैट क्लियर टू यू? अगला वाला सुनिए. आपने कंपनी के मैनेजमेंट को बताया हमें लगता है भाई ये रिस्क के लिए कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं करता है, आपने कंट्रोल लगाना चाहिए. आपने पिछले कुछ सालों में ये रिकमेंडेशन भी दिया, आपने बोला ये रिस्क एग्जिस्ट करती है जिनके लिए कंट्रोल्स नहीं है या कंट्रोल्स वीक है, इन्हें आप इंप्रूव कीजिए. मैनेजमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना तो वहां कंट्रोल्स को इंप्रूव किया ना नए कंट्रोल्स को लगाया. कैन दैट क्लियरली मीन्स टू से मैनेजमेंट डजंट केयर अबाउट कंट्रोल? दैट मीन्स द कंट्रोल एनवायरमेंट एंटायरली इज करप्ट. यस और नो? कैन आई से इससे डाउट आएगा ना कि कंपनी के अलग अलग एरियाज में क्या हो सकता है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है. देखिए एविडेंस ऑफ एन इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स to identified risk. Management detected, misstatements are detected by the auditor's procedures जो ना तो प्रिवेंट हो रहे हैं ना डिटेक्ट हो रहे हैं. मतलब कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे हैं. एंड सर ऐसा लग रहा है मैनेजमेंट शायद पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो प्रोसेस है वही ढंग से ओवरसी नहीं कर रहा है. ये लिटरली इतना एक्सट्रीम लिखा है. अगर ऐसा है ना तो मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन नहीं, विड्रॉ, वो विड्रॉल का कम्युनिकेशन करना पड़ेगा. समझा क्या मेरा बात? ये इतने एक्सट्रीम लिखे हैं, नॉर्मली इतने एक्सट्रीम केसेस आपको मिलने नहीं चाहिए. कुछ इसमें से हो सकते हैं. मेरे हिसाब से 2 मिनट स्पेंड कीजिए. सब के सब बहुत आसान से पॉइंट है. अगर आप सारी लिस्ट बना के नहीं भी लिखेंगे तब भी आपके दिमाग में अगर ये एक बार समझ जाएगा तो आप आंसर लिख पाएंगे. 2 मिनट स्पेंड कीजिए, एक बार इन पॉइंट्स को रीड कीजिए, हम रेफरेंस देके क्लोज करेंगे. 1A.45 एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिकेटर्स जहां पर आपको लगता है शायद कंट्रोल में सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकता है. सर उनके ट्रांजैक्शंस को टीसीडब्ल्यूजी कंसीडर नहीं कर रहा है. मैनेजमेंट कीवर्ड्स मार्क करते जाना, खुद से रीड करते वक्त यू शुड मार्क द कीवर्ड्स सो दैट एटलीस्ट यू आर एबल टू राइट द आंसर. आई एम टेलिंग यू ये अच्छे 2 क्वेश्चंस है. आप थक गए हो इसलिए छोड़ मत दो, बिकॉज उनके लिए बहुत अच्छा लॉजिकल पॉइंट्स है 4 मार्क के पूछने के लिए. इतने पॉइंट लिखे वो मस्त 4 मार्क के लिए पूछ लेगा आपसे. आई नो आई से है. At the back, don't talk, read. लिखवा दो आपको शॉर्टकट के अंदर फटाफट से. लिखवा देता.
2 मिनट लगेगा यार. वेरी नाइस. राइट डाउन नंबर 1. राइट डाउन नंबर 1. शॉर्टकट लगाएंगे. एब्सेंस ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस. Absence of risk assessment process in the entity. Absence of risk assessment process in the entity. मतलब प्रोसेस है ही नहीं. नंबर 2, एविडेंस ऑफ ineffective risk assessment process. Evidence of ineffective risk assessment process. पहले केस में तो प्रोसेस था ही नहीं, दूसरे में प्रोसेस है बट ढंग से यूज नहीं किया जा रहा है. नंबर 3, एविडेंस ऑफ मैनेजमेंट्स इनएबिलिटी. एविडेंस ऑफ मैनेजमेंट्स इनएबिलिटी टू ओवरसी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Inability to oversee preparation of financial statements. मतलब वो अपना जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी वही ढंग से फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं. नेक्स्ट, मैनेजमेंट फेल्स टू इम्प्लीमेंट. मैनेजमेंट फेल्स टू इम्प्लीमेंट appropriate remedial actions. Appropriate remedial actions for significant deficiencies. Appropriate remedial actions for significant deficiencies previously identified. Remedial actions for significant deficiencies previously identified. जो पहले आपने डेफिशिएंसीज ढूंढ दी हैं उनके लिए कोई रेमेडियल एक्शन मैनेजमेंट ले नहीं रहा है. नेक्स्ट, टीसीडब्ल्यूजी नॉट स्क्रूटनाइजिंग सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस. टीसीडब्ल्यूजी नॉट स्क्रूटनाइजिंग significant transactions in which management's financial interest is involved. In which management's financial interest is involved. मतलब कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जहां पे मैनेजमेंट का खुद का फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है बट टीसीडब्ल्यूजी उन्हें स्क्रूटनाइज नहीं कर रहा है. ये क्लासिक इंडिकेटर्स है कि कंपनी में क्या होंगे, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज होंगे. तो हमने इनको बहुत सीरियसली लेते हुए आइडेंटिफाई करना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए. लास्ट वन. अरे 2 ही चीज बोला था पहले यार, हर 2 मिनट में तुमको अलग अलग चीजें. लास्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ, चलिए आखिरी हेडिंग लिखिए. एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर्स. एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर्स दैट ऑडिटर मे कंसिडर. एग्जाम्पल ऑफ मैटर्स. Example of matters that auditor may consider before determining whether a deficiency or a combination is a significant deficiency. A deficiency or a combination is significant deficiency. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है इसलिए सबसे लास्ट में बता रहा हूं. इससे इंपॉर्टेंट पहला वाला था जो इंडिकेटर्स थे. ये सिंपल सी चीज है कि भाई आपको गलतियां मिल गई है, हो सकता है आपने गलतियों को एनालाइज करना शुरू किया. आप कैसे डिसाइड कर लोगे कि भाई ये डेफिशिएंसीज सिग्निफिकेंट है कि नहीं है? ऑनेस्टली थंब रूल तो होता है ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट. उसके अंदर अगर आपको लगता है ये डेफिशिएंसी की वजह से कभी ना कभी मटेरियल में स्टेटमेंट आ सकता है तो हम बोलते हैं ये डेफिशिएंसी क्या है, सिग्निफिकेंट है. नॉर्मल थंब रूल सिंपल सा ये बात बोलता है. वैसे ही कुछ मैटर्स के एग्जांपल्स दिए हैं, कुछ कीवर्ड्स को मार्क कर लीजिए. यहां पर भले ही अगर आप ना लिखें नोटबुक का रेफरेंस दे देंगे तो भी चल जाएगा. आइए पेज नंबर 1A.45.
इनकी वजह से मैं ये डिटरमाइन करूंगा कि ये डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है या नहीं। ऑब्वियसली नंबर वन, कितना चांस है कि ये डेफिशिएंसी की वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा, क्योंकि ऑडिटर इज कंसर्न ओनली अबाउट वन थिंग, दैट इज मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कंट्रोल में एक डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है क्या? अगर हां, उसका लाइक्लीहुड, उसका चांसेस ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा ये डेफिशिएंसी मेरे लिए क्या है? सिग्निफिकेंट है। बिकॉज ऑडिटर के लिए पहला थंब रूल यही है, कोई भी चीज हो, क्या इसकी वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा? जो मुझे नहीं मिलेगा तो मेरा ओपिनियन गलत हो जाएगा। दूसरा चीज, हमें कभी कभी मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स शायद ना मिले, बट हमें डर क्या रहता है? देयर कैन बी सर्टेन कैटेगरी ऑफ फ्रॉड्स। हम फ्रॉड्स में प्रॉब्लम क्या है? नेचर, फ्रॉड इंटेंशनली किया जा रहा है, तो शायद मे बी मिसस्टेटमेंट का अमाउंट छोटा होगा, बट फ्रॉड करना अगर आसान हो जाएगा तो एक पॉइंट के बाद अमाउंट बड़ा भी हो सकता है। तो क्या ये डेफिशिएंसी की वजह से? नंबर टू, इज देयर अ ससेप्टेबिलिटी टू लॉस और फ्रॉड, मतलब क्या आसानी से फ्रॉड किया जा सकता है या कंपनी के लिए कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली लॉस हो सकता है? अगर हमें लगता है शायद इसकी वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांस ज्यादा है, या हमें लगता है फ्रॉड हो सकता है, तो हम बोलेंगे डेफिशिएंसी हमारे लिए क्या है? नॉर्मली सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। तीसरा चीज, सर ये डेफिशिएंसी उस प्रोसेस में है जिसके अराउंड वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत बड़ा है, तो क्या होगा? एक बार शायद मे भी गलती का अमाउंट छोटा हो जाएगा, बट वॉल्यूम ज्यादा बड़ा होने की वजह से क्या होगा? अ स्मॉलर अमाउंट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय अ ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, ओवरऑल टोटल मिसस्टेटमेंट का अमाउंट क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है। क्योंकि ध्यान रखना, मिसस्टेटमेंट में बी मटीरियल ईदर इंडिविजुअली और व्हेन एग्रीगेटेड। देखो नंबर फोर, द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी that has occurred or could occur in that account balance। अगर लगता है जहां प्रोसेस में गलती है ना, वहां ट्रांजैक्शंस बहुत सारे हो सकते हैं, तो छोटे छोटे अमाउंट की गलतियां भी इंडिविजुअली मटेरियल नहीं होगी, बट व्हेन एग्रीगेटेड क्या हो सकती है? मटेरियल हो सकती है। सर क्या ये ऐसे प्रोसेस में डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अमाउंट क्या हो सकता है? एक्सपोज हो सकता है। कैन आई से पॉइंट नंबर 4 वापस से नंबर 1 पे लेके जा रहा है कि वहां पर क्या मिल सकता है? मटीरियल मिसस्टेटमेंट मिल सकता है। ये सब के सब इनडायरेक्टली बोलते हैं, इनकी वजह से शायद हमें लगेगा दैट द डेफिशिएंसी शुड बी क्लासिफाइड एज अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, और अगर सिग्निफिकेंट है तो किसे रिपोर्ट कर देंगे? टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट। ऐसे ही कुछ कंट्रोल्स के एग्जांपल्स दिए हैं, नंबर 6 में देख लीजिएगा। सर हमें लगता है मैनेजमेंट का ओवरसाइट अच्छा नहीं है, या सर मैनेजमेंट फ्रॉड को प्रिवेंट या डिटेक्ट बराबर से नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दीज कंट्रोल्स, या सर उनका अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन ही गलत हो सकता है, या सर जैसे आपने एग्जांपल दिया रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन होंगे बट टीसीडब्ल्यूजी क्या नहीं कर रहा है? स्क्रूटनाइज नहीं कर रहा है। टीसीडब्ल्यूजी नॉट स्क्रूटनाइजिंग इज ऑल्सो अ डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल, मतलब रिलेटेड पार्टी का ट्रांजैक्शन बिना अप्रूवल के हो सकता है, ये अपने आप में एक सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बन जाएगा। हो सकता है ट्रांजैक्शन का अमाउंट आज छोटा है, बट ट्रांजैक्शन का वैल्यू कभी भी इंक्रीज किया जा सकता है, एंड विथ रिलेटेड पार्टी द रिस्क इज ऑल्सो हाई, क्योंकि आप कंफर्मेशन भी मांगेंगे तो थर्ड पार्टी कंफर्मेशन भी दे देगा, बट अल्टीमेटली यहां पर जो थॉट प्रोसेस है ट्रांजैक्शन के पीछे, वो क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। तो ये जनरली कुछ फैक्टर्स हैं जो हम नॉर्मली कंसीडर करते हैं बिफोर कंक्लूडिंग कि ये डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है या नहीं। एक थंब रूल याद रखना, ऑडिटर अपने जजमेंट के बेसिस पे डिटरमाइन करता है इस डेफिशिएंसी की वजह से या तो आज या फ्यूचर में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है क्या? अगर हां तो ये डेफिशिएंसी क्या बन जाएगा? सिग्निफिकेंट। ये थंब रूल याद रखना। नोटबुक में जाइए, लिखिए रेफर पेज नंबर 1A.45 1A.45। I think my meaning of deficiency is done, examples of matters are done, indicators are done, how do we communicate the process is done, and why communication is necessary। उन्हें पता होना चाहिए भाई उनके बिजनेस में क्या हो रहा है, इसलिए ताकि वो लोग भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर से फुलफिल कर पाएंगे। Good. We are done with essay 260 and 265 both. That's all for today in auditing. Strategic management का revision of chapter 1 I will start at 6 o'clock. If you believe you have a capacity, sit. Else, go ahead and continue with whatever you have in life. Are we good? Tomorrow we meet again at 11:15 and the process continues. Enjoy.
एक्चुअली 5 घंटे के क्लास था यार, ऐसा कोई टॉर्चर तो किया नहीं तुमको मैंने यार। थैंक यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स।